Hello students, today we are going to start 8th chapter of civics confronting marginalization। जो 7 लेसन है वो हमारा डिलीटेड सिलेबस में से है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी, नॉलेज ज़रूर दूंगी कि मार्जिनलाइजेशन क्या है। कि मार्जिनलाइजेशन यानी कि एक उपेक्षित समूह, यानी ये कहा जाए कि जिनको इग्नोर कर दिया गया है। टू ट्रीट ए पर्सन, ग्रुप और एक्सेट्रा in a way that makes them feel that they are not important and have no power। यानी कुछ ऐसे ग्रुप, ऐसे पर्सन जिन्हें ये कहा जाए कि वो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और उनके पास कोई पावर नहीं है। इस तरह से मतलब एक पूरे सेंट्रल ग्रुप में से उनको अलग से दरकिनार कर देना, इग्नोर कर देना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होना, कोई राइट्स है, कोई इस तरह का कोई इम्पोर्टेंस ना देना, वो है मार्जिनलाइजेशन। ठीक है। अब इस 7 लेसन में जो मार्जिनलाइजेशन का था उसमें 2 ग्रुप हैं, ट्राइबल्स और मुस्लिम। उन दोनों ग्रुप को किस तरह से मार्जिनलाइज किया गया है कि यानी उनके अधिकारों को जो है वॉयलेशन किया गया है, उनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीट नहीं किया गया है। ठीक है। तो इस तरह की जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें कि इन दोनों ग्रुप को, यानी ट्राइबल्स और जो मुस्लिम्स हैं, उनको किस तरह से मार्जिनलाइज किया गया है वो 7 चैप्टर में था कि किस तरह का उनकी सिचुएशन थी, माइनॉरिटी में है वो, इस वजह से शायद उनको पूरे जो राइट्स है, ड्यूटीज़ हैं, वो उनके पूरे नहीं दिए गए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको ऑल आर इक्वल जो है वो ट्रीट किया गया है। लेकिन व्यवहारिक में अगर प्रैक्टिकली देखें तो उनको इन बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं इनसे उनको दूर किया गया है। तो ये आपका 7 लेसन में था। अब हम 8th लेसन में रीड करेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। यानी इस चैप्टर में क्या है कि लास्ट वाले चैप्टर में अभी बताया कि 2 तरीके हैं जिनसे इनइक्वल उनको ट्रीट किया गया था, 2 ग्रुप हमने रीड किए थे। ठीक है। और अब इसमें हम रीड करेंगे कि कुछ ऐसे तरीके जिससे कि जो इंडिविजुअल ग्रुप है जो चैलेंज कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, एग्जिस्टेंस जो उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है उसको वो चैलेंज करें। मतलब कि वो अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल करें, जो उन्हें मिलने चाहिए, जो उनके लिए बने हुए हैं वो अधिकार, जिसमें आदिवासी, दलित है, मुस्लिम्स हैं, वुमेन है और दूसरे मार्जिन जो ग्रुप है वो, जिनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पूरे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन्हें उनको अधिकारों को उपयोग करने का जो राइट है वो नहीं है। ठीक है। तो इस लेसन में वो, इस चैप्टर में हम वो रीड करेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन मार्जिनलाइज ग्रुप को आगे बढ़ने में या उनके जो अधिकार को दिलाने में किस तरह से मदद करता है, और वो अपने अधिकारों के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं कि जो उनको लगातार जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वो किन किन तरीक़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या क्या स्ट्रगल करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। नेक्स्ट है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी इन्वोकिंग का मतलब क्या है कि टू मेंशन और यूज़ ए लॉ और रूल एक्सेट्रा एज ए रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। यानी कि अभी जो हमने मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में बताया था कि किस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं या कैसे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स को एक हथियार बनाकर ये कह सकते हैं कि सिंपल कि एक रीज़न है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके लिए हैं, तो उन मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए क्यों नहीं है। वो इन अधिकारों का, इन राइट्स को रख कर सामने अपने अधिकारों के लिए, अपने इक्वलिटी के लिए वो गवर्नमेंट्स को फोर्स करते हैं। तो इसमें इन्वोकिंग का यही है, टू मेंशन ए थ्योरी और एन एग्जाम्पल, ए पर्सन एक्सेट्रा टू सपोर्ट योर व्यूज़ और आइडियाज़ और एज ए रीज़न फॉर समथिंग। यानी फंडामेंटल राइट्स को सामने रखकर कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उन्हीं राइट्स को सामने रखकर, उनकी थ्योरी या उनके एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर आप अपने व्यूज़ देते हैं। ठीक है। अपने आइडियाज़ देते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए या जो हमारे अधिकार जो छीने गए हैं वो हमें दिए जाए। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम ये रीड करेंगे। अब वो जो राइट्स दिए गए हैं
कि सारे जो इक्वल राइट्स हैं ऑल इंडियंस आर इक्वली, ठीक है। अब उन्हीं राइट्स को बेस में ध्यान में रखकर ये गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं दो तरीक़ों से। फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। अब इन्हीं ये फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट को वो बताते हैं कि हमारे साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसकी पहचान करो, उसको देखो, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट एनफोर्स दीज लॉज। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अनइक्वल उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो जो अधिकार सबके फेवर में बनाए गए हैं, सबकी इक्वलिटी के लिए बनाए गए हैं, उनको एनफोर्स करो, उनको लागू करो, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि मार्जिनलाइज जो ग्रुप है गवर्नमेंट को फोर्स करता है कि कुछ, और गवर्नमेंट नए लॉ बनाए उनके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर कि किस तरह के उनको और अधिकारों की ज़रूरत पड़ सकती है, या कुछ ऐसे नए रूल बनाए कि जो इक्वल हमने जो दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल आर इक्वल का जो राइट है वो सबको दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे मार्जिनलाइज जो ग्रुप हैं जैसे वुमेन का, दलित का भी बताया, तो उनको वो अधिकार प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि गवर्नमेंट उन मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए कुछ नए रूल्स जो है, लॉज जो है वो फ्रेम करे, ताकि वो उन अधिकारों को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके जो सबके लिए दिए गए हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, यानी अछूत, अस्पृश्यता, यानी आप लोअर कास्ट के, अपर कास्ट के जो डिफरेंसेस हैं उसको वो ख़त्म करता है। दलित जो है उनको कि पहले क्या बताया जाता था कि जो दलित हैं उनको कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाने से रोक दिया जाता था अनटचेबिलिटी के आधार पर, कि वो इस तरह की डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें अब यानी अब उनको अधिकार दिए तो दे दिए गए, लेकिन इससे पहले उनको किसी भी पब्लिक प्लेस को यूज़ करने में, जाने में, इस तरह से उनको रोक दिया जाता था दलित को। तो अब 17 आर्टिकल जो 17 बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके आधार पर कोई भी दलित है या लोअर कास्ट का है, सो कॉल्ड, यानी अब लोअर अपर कास्ट तो नहीं कहा जाता, लेकिन पहले कहा जाता था, और दलित जो है उनको आप कहीं भी जाने से, काम करने से रोक नहीं सकते। ये आर्टिकल 17 के आधार पर है। अब आर्टिकल 15 भी दिया गया है, जिसमें क्या गया है, नो सिटीजन ऑफ ऑल ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ ऑफ प्लेस एक्सेट्रा। यानी आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है कि किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी एरिया में रहता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, मैन हो या वुमेन हो, कहीं भी। तो उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए गए हैं वो सबके साथ इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, किसी के साथ डिफरेंसेस नहीं किया जाएगा कि ये हायर कास्ट के हैं या बहुत रिच पर्सन है तो इनको ज़्यादा अधिकार दे दो, ये गरीब हैं, गांव में रहते हैं, वुमेन है, दलित है, इनको कम अधिकार दे दो, ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल 15 के आधार पर ये बनाया गया है कि किसी भी पर्सन को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका है कि जो दलित जो हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, कि वो जहाँ भी उन्हें लगता है कि उनके साथ बैडली ट्रीट किया जा रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए या कुछ ऐसे रूल या लॉ बनाए जाए जिससे कि वो उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। गवर्नमेंट का वो ध्यान जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर डालते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि हर पर्सन को जो राइट्स हैं वो पूरी तरह से दिए जाएंगे, लेकिन जब वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो वो उन्हें नहीं मिल पाते, तो गवर्नमेंट को वो फोर्स भी करते हैं, उनका जो अटेंशन है वो भी खींचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो दी गई चीज़ें हैं उन पर वो फोकस करें, और अगर उन अधिकारों को और इम्प्लीमेंट करना है या और अच्छे तरीके से देना है तो कुछ और नए रूल रेगुलेशन बनाएं, ठीक है। अब माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको भी दिए गए हैं। ये नहीं है कि संख्या में कम है, यानी इस धर्म के जो लोग हैं वो संख्या में कम है, या इस जाति के जो लोग हैं वो कम हैं, यहाँ कम रहते हैं, तो उन माइनॉरिटी को इग्नोर किया जाए, उनको भी अपने कल्चरल और अपने रिलीजन
या अपने एजुकेशन राइट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलने चाहिए। अब इस स्थिति में क्या है कि कई बार कुछ ऐसे ट्राइबल सोसाइटी होते हैं जिनका जो कल्चर है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब बिल्कुल अलग है। रिलीजन जो है, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी बिलीफ है वो बिल्कुल अलग थलग है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने रीड भी किया था कि मुस्लिम और पारसी का, तो उनको ये नहीं है कि आप अपने अधिकार या अपने जो रिलीजन है, बिलीफ है, फेथ है, उनको कम कर दो क्योंकि आप संख्या में कम है, ऐसा नहीं है। उनको भी पूरे अधिकार हैं, वो किस तरह से अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपने धर्म, अपने जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, स्प्रेड भी कर सकते हैं, किस तरह से अलग अलग प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो उनको पूरा अधिकार उनको भी दिया गया है, माइनॉरिटी को भी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से कल्चरल जस्टिस भी करता है कि किसी तरह का कोई इशू ना हो, चाहे वो माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है। हर एक पर्सन को, हर एक रिलीजन को, हर एक कास्ट को, हर एक ग्रुप को इक्वल राइट्स जो है वो दिए जाएंगे ताकि सोसाइटी में वो अपनी एक अच्छी जगह बना सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ और नए रूल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने राइट्स को यूज़ कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, यानी अब मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सोसाइटी में, ठीक है, उन लोगों के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। वो क्या है, किस तरह से है, वो हम इसमें रीड करेंगे। देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्री। देयर आर पॉलिसीज और स्कीम दैट emerge थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप ए कमेटी और बाय अंडरटेकिंग ए सर्वे एक्सेट्रा। यानी अब गवर्नमेंट उन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्कीम है या कोई पॉलिसी है वो भी सेट करती है या कोई कमेटी बनाती है कि उनको प्रॉपर तरीके से वो अधिकार मिले। उसके लिए कुछ और अलग नए रूल भी वो बना देती है और इन जो ये पॉलिसीज़ है उनको प्रमोट भी करती है किस तरह से अलग अलग ग्रुप के लिए कि हमें जो अलग ग्रुप हैं या जो कास्ट बेस पर माइनॉरिटी में है या रिलीजन बेस पर हैं उनको किस तरह से करना है या किस तरह की उनको पॉलिसीज़ हमें प्रोवाइड करनी है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर एक को अलग अलग रूल जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के अकॉर्डिंग बना सकती है। कुछ ऐसी ट्राइबल्स हैं, ग्रुप हैं, दलित हैं जो उनके लिए स्पेशल जो स्कीम है या कोई पॉलिसी है वो बनानी पड़ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ जो दलित जो स्टूडेंट्स हैं, आदिवासी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए हॉस्टल जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि वो ऐसे एरिया में जहाँ पर भी मतलब जो अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही उनके एरिया में, तो वो दूसरे एरिया में आकर वहाँ एजुकेशन ले सके। इसके लिए गवर्नमेंट उनको हॉस्टल जिस तरह से वो प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी कई जो स्टेप है वो उठाती है किस तरह के कि कुछ लॉ है या पॉलिसी बनाकर, किस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी बनाकर, जिसका के बारे में कि अभी कुछ टाइम पहले भी जो जाट आरक्षण जो हुआ था वो इस तरह का ही इशू था कि किस तरह के रिजर्वेशन कुछ ऐसे ग्रुप है जिनको देनी चाहिए, कुछ ऐसे ग्रुप है जिनको नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह के कई इशू भी बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन ग्रुप को रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है या जो स्कीम है वो ज़रूर प्रोवाइड करवाती है, जो कई सालों से इस तरह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है, जिसमें दलित और आदिवासी जो हैं कि उनको उनके अधिकारों के लिए या पूरी सोसाइटी में उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ग्रुप के लिए गवर्नमेंट जो है वो उनको कुछ सीट्स रिज़र्व करवा देती है, कुछ उनके हर एक फील्ड में कि किस तरह की उनकी पॉपुलेशन है, कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है या उनकी इम्पोर्टेंस है कि हर एक ग्रुप के, चाहे वो माइनॉरिटी में है या किसी भी एरिया में रहते हो, हर एक पर्सन को, हर एक ग्रुप को उनके उन अधिकारों को मिलना चाहिए, जिसके लिए और कुछ उनके रिजर्वेशन भी उनको दी गई है। अब ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है।
रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो क्या है कि गवर्नमेंट जो कुछ शेड्यूल कास्ट है, दलित है, शेड्यूल ट्राइब्स है, बैकवर्ड कास्ट है या मोस्ट बैकवर्ड जो कास्ट है, उनकी एक गवर्नमेंट जो है लिस्ट बनाती है। अब उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने उनके लिए अप्लाई किया है उनको प्रूफ देना पड़ता है कि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सर्टिफाइड उनको करना पड़ता है, कास्ट का या ट्राइबल सोसाइटी के सर्टिफिकेट उन्हें देने पड़ते हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तब उन्हें जाकर इस तरह की जो ये रिजर्वेशन की जो बेनिफिट है वो उन्हें मिलता है। ठीक है, फिर अब वो कह रहे हैं कि कॉलेज या किसी और इंस्टीट्यूशन में अगर उन्हें प्रोफेशनल एजुकेशन में भी अगर एडमिशन लेना है कॉलेज में, जैसे मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का है, तो वो एक गवर्नमेंट जो है एक कट ऑफ जो मार्क्स लिस्ट है वो देती है। इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी ट्राइबल ग्रुप हैं या ट्राइबल्स या दलित जो हैं हर एक उस एडमिशन में क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं, मतलब एक लिमिट तक ही कि कुछ ऐसे सिक्योर्ड मार्क्स जो हैं कि एक कट ऑफ लिस्ट है, यहाँ तक ही वो चाहे वो रिजर्व दलित हो या आदिवासी हो या कोई भी SC ST है, उन्हें अगर वो कट ऑफ लिस्ट से ही तक ही सिक्योर मार्क कर सकते हैं तो ही उन्हें वो उसमें अप्लाई वो कर सकते हैं, उनको जो स्कॉलरशिप है वो भी दी जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट ये क्या करती है कि हर तरह से कुछ ऐसी पॉलिसी, ऐसे स्कीम, ऐसे रूल बना देती है जिससे कि जो माइनॉरिटी में है या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको पूरी तरह से जो राइट्स हैं उन्हें पूरा मिले और आगे बढ़ने के, डेवलप करने के पूरे उन्हें मौके मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो सोसाइटी के इक्वल ट्रीट कर सके, इक्वल अपने आप को समझ सके। तो ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी बनती है। अब जो इसके बारे में रिजर्वेशन के जो बारे में है वो आप 9th क्लास के कुछ चैप्टर हैं जो पॉलिटिकल साइंस के, उसमें आप उसको रीड करोगे। तो ये आपका लेसन था, इसमें कुछ हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।